नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है शक्ति के प्रयोग की पद्धतियाँ। तो हम देखते हैं कि शक्ति की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है और शक्ति के प्रकार हमने देखे और शक्ति के किन किन रूपों में अभिव्यक्त होती है वो भी हमने देखा। हमने देखा कि राजनीतिक शक्ति मुख्यतः 3 रूपों में अभिव्यक्त होती है: शारीरिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति और आर्थिक शक्ति। ये हमने शक्ति के प्रकार देखे थे और हमने देखा कि राजनीति विज्ञान में शक्ति के प्रयोग करने की कौन कौन से प्रकार हैं। तो अगर हम देखें कि शक्ति को प्रयोग में लाने की पद्धतियाँ कौन सी हैं, तो उस पर अगर हम विचार करें तो वो इस प्रकार से प्रकट होता है। जब 2 राष्ट्र या व्यक्ति हैं, मान लीजिए क और ख, और उनके बीच एक समस्या है, तो हम कल्पना करें कि क कुछ करना चाहता है और ख उससे भिन्न कुछ करना चाहता है। कभी भी वास्तविक परिस्थितियों में क ख को प्रभावित करने का प्रयास करेगा। प्रश्न यह है कि दोनों राष्ट्रों या व्यक्तियों को एक दूसरे के आचरण को प्रभावित करने के लिए क्या करना चाहिए। सामान्यतः इसके पास कुछ विकल्प हो सकते हैं, जैसे वो एक दूसरे को समझा बुझा सकते हैं, एक दूसरे को प्रलोभन दे सकते हैं, धमकी दे सकते हैं या आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शक्ति के अलग अलग प्रयोग हों। तो प्रोफेसर राजेंद्र महेंद्र कुमार ने अपने लेख में लिखा है कि राज्य अन्य राज्यों से अपना व्यवहार करने के लिए जो विधियां या तरीके अपनाते हैं वो मुख्यतः 4 हैं: अनुनय, पुरस्कार, दंड और बल प्रयोग। यदि अन्य राज्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की सामर्थ्य को शक्ति माना जाए तो इन विधियों को शक्ति के प्रयोग का साधन भी कहा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शक्ति को प्रयोग में लाने के कुछ तरीके हैं: समझाना, प्रलोभन, दंड और शक्ति। हम इन तरीकों की संक्षेप में विवेचना करेंगे। पहली बात है समझाना। तो शक्ति को प्रयोग में लाने का सबसे सुगम तरीका समझाने का है। अगर क के समझाने बुझाने को ख मान लेता है तो उसका परिणाम स्थायी होता है। इस पद्धति को प्रयोग में लाने के लिए क को केवल एक ही काम करना है और वो है महत्वपूर्ण परिस्थिति को इस प्रकार परिभाषित करे जिससे कि ख इस संबंध में अपना विचार बदल दे और उसकी बात मान ले। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनय या डिप्लोमेसी का आधार समझाने की विधि ही है। समझाने की कला का एक राज्य किस प्रकार से प्रयोग कर सकता है, इसी आधार पर उसकी विदेश नीति जो है वो सफल होती है। तो शक्ति का एक प्रयोग है, एक प्रकार है, शक्ति प्रयोग करने की एक पद्धति है, वो है समझाना या परसुएशन। दूसरी बात है प्रलोभन। क के पास ख के आचरण को अपने अनुकूल बनाने की कोई जो दूसरी पद्धति उपलब्धि है वह प्रलोभन है। प्रलोभन परितोषिक या पुरस्कार की विधि है। इस विधि में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को प्रलोभन का वचन देकर उसके व्यवहार पर प्रभाव डालने की कोशिश करता है। ये प्रलोभन 4 प्रकार के होते हैं: मनोवैज्ञानिक, भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामान्यतः प्रलोभन भौतिक होते हैं। का राष्ट्र ख को भूप्रदेश, सैनिक सहायता, सैनिक अड्डे या प्रशिक्षण की सुविधाएं आदि देकर प्रलोभन दे सकता है। आजकल आर्थिक प्रलोभनों का विशिष्ट महत्व है। एक राष्ट्र दूसरे को अपनी तरफ जो है आकर्षित करने के लिए उसे कर्ज अथवा सहायता के रूप में धन दे सकता है। दूसरे महायुद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा जो आर्थिक सहायता की नीतियां अपनाई गई उसे प्रलोभन द्वारा शक्ति के प्रयोग की विधि कहा जाता है। राजनीतिक प्रलोभनों के अंतर्गत अधीनस्थ राज्य को स्वाधीन करने की बात किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में या अन्य राज्य के दृष्टिकोण को समर्थन देने की बात आती है। तीसरी बात दंड है। शक्ति को प्रयोग में लाने का तीसरा तरीका दंड की धमकी देना है। यदि ख समझाने और प्रलोभन के बावजूद वह काम करता है जिसे क उस स्थिति में ख को दंड की धमकी दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दंडात्मक कार्यों की क्रियान्विति आए दिन होती रहती है, परंतु दंड को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि उसकी केवल धमकी ही दी जाए, उसका प्रयोग न किया जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दंड की शक्ति भी शक्ति के प्रयोग की एक पद्धति है। चौथी अवधारणा बल या शक्ति की है। शक्ति के प्रयोग में लाने की जो अंतिम तरीका है वो बल है और बल प्रयोग से जो है वो शक्ति का जो है प्रयोग किया जाता है। लेकिन सचमुच में धमकी को अमल में लाया जाए तो वो बल प्रयोग बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बल प्रयोग का सबसे अधिक उग्र रूप युद्ध है। वस्तुतः बल प्रयोग का अंतिम चरण है। उसका प्रयोग केवल उस समय होता है जब सभ्य राष्ट्र को समझाने से अथवा उसको घूस या धमकी से अपने आचरणों को बदलने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। तो शक्ति के प्रयोग के साधन के रूप में बल प्रयोग का सहारा आखिरी हथियार है। शक्ति की अवधारणा के संबंध में अगर हम हैरोल्ड लासवेल के विचार देखें
तो उससे पता चलता है कि लासवेल ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान का प्राय माना है। उसकी दृष्टि में राजनीति प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन है। वो लिखते हैं कि राजनीति विज्ञान का विषय शक्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। वह प्रभाव और शक्ति के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं लासवेल के प्रभाव किसी व्यक्ति अथवा समूह की मूल्य संबंधी स्थिति और संभाव्यता है। यह विभिन्न सूचकों के द्वारा उसका मापन संभव है। इसके विपरीत शक्ति निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं में सहभागिता है। शक्ति अपने आप में एक मूल्य है और दूसरे मूल्यों की उपलब्धि का एक साधन भी है। प्रभाव दूसरे व्यक्तियों की नीतियों को बदलने की प्रक्रिया है। शक्ति और प्रभाव दोनों के प्रयोग का साधन बाध्यकारिता भी हो सकता है और अनुनय भी। उसके अनुसार राजनीतिक संबंधों का लक्ष्य सदा ही मनुष्यों के द्वारा शक्ति की खोज है। शक्ति वितरणात्मक है और राजनीति विज्ञान का लक्ष्य यह निर्धारित करता है कि उसकी वितरण कैसे हो और किस आधार पर हो। इस प्रकार हैरोल्ड लासवेल के अनुसार राजनीति विज्ञान प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन है। इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि राजनीति विज्ञान के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण रखता है। वह राजनीति विज्ञान के अध्ययन को कुछ संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित नहीं रखना चाहता। वह राज्य या सरकार जैसी संस्थाओं को राजनीति विज्ञान के विषय वस्तु नहीं मानता। उसके अनुसार राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु शक्ति है। शक्ति इन औपचारिक संस्थाओं तक ही सीमित न होकर हर जगह विद्यमान रहती है। तो इस प्रकार प्रभाव और प्रभावी समाज में हर जगह पाए जाते हैं। शक्ति दूसरों पर अपने मूल्यों को लागू करने की क्षमता है। राजनीतिक वह व्यक्ति वह है जिसका मूल्य शक्ति को प्राप्त करना है। इस प्रकार लासवेल के अनुसार शक्ति राजनीति का सार है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राजनीतिक शक्ति के बारे में जो है किस किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ तक शक्ति के प्रकारों का संबंध है तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि राजनीतिक शक्ति के 3 रूप जो बताए गए हैं, शारीरिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति और आर्थिक शक्ति। तो शारीरिक शक्ति जो है वो प्रत्येक राष्ट्र की सरकार राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है, किंतु वह ऐसा इसलिए कर पाती है चूँकि सेना जो है वो राजनीतिक सत्ता के अधीनस्थ होती है। जब जब सेना की अधीनस्थ स्थिति का अंत होता है तो राजनीतिक शक्ति सैनिक नेतृत्व के हाथों में चली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में यह देखा गया है कि जब कभी सैनिक क्रांतियां होती हैं और राजनीतिक शक्ति का राजनीतिक नेतृत्व से सैनिक नेतृत्व के हाथों में हस्तांतरण होता है, तो जिन देशों में लोकतांत्रिक परंपरा का अभाव पाया जाता है और लोकमत की अवज्ञा होती है, वहाँ सैनिक शासक सेना के बल पर शासन करते हैं और आए दिन सैनिक क्रांतियाँ होती रहती हैं। वर्षों तक लैटिन अमेरिका का शासन इसी ढंग से चलता रहा और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि इन लैटिन अमेरिकी देशों की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, यथार्थ में अपनी केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से, गुप्तचर एजेंसी के माध्यम से इन देशों की राजनीतिक शक्ति को भी नियंत्रित करता है और समय पर इन देशों की सैनिक सत्ता के तख्ते पलटने में भी अहम भूमिका का निर्वाह करता है। जहाँ तक हम मनोवैज्ञानिक शक्ति को अगर देखें तो मनोवैज्ञानिक शक्ति ऐसे प्रतीकात्मक सूचकों से मिलकर बनी है जो व्यक्तियों के मस्तिष्कों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। यह प्रचार माध्यमों के जरिए लोगों के विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने का तरीका है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी चतुराई से मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। हमने देखा है कि अरब इजराइल युद्ध के समय इजराइल ने बड़ी चतुराई से ये बताया कि उसके पास कुछ आणविक बम है। यथार्थ में ये खबर जो फैलाया ये इसलिए था जिससे अरब राष्ट्रों के मनोबल को कम किया जा सके। हम देखते हैं कि राष्ट्रीय दिवसों पर परेड के समय जब विशिष्ट हथियारों का प्रदर्शन होता है तो उसका उद्देश्य पड़ोसियों को ये दिखाना होता है कि हम सैनिक दृष्टि से बहुत सबल हैं। तो आर्थिक शक्ति का जहाँ तक सवाल है तो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग व्यवहार में आर्थिक साधनों द्वारा होता है। किसी भी राज्य का विदेशी व्यापार केवल अपनी वस्तुओं का विक्रय करना और विदेशी मुद्रा कमाने मात्र से ही संबंधित नहीं होता, अपितु व्यापार के माध्यम से उस देश में अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार करना भी महत्वपूर्ण ध्येय होता है। अपने विदेशी निर्यात के माध्यम से एक राज्य चाहे तो किसी भी अन्य राज्य को आर्थिक दृष्टि से स्वयं पर निर्भर बना सकता है। विदेशी आर्थिक सहायता के माध्यम से भी दूसरे देश को प्रभावित किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शारीरिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति और आर्थिक शक्ति तीनों ही शक्तियों के द्वारा जो है राज्य दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो देश भारत को विदेशी सहायता प्रदान करते हैं वो चाहते हैं कि भारत उन्हीं के प्रभाव क्षेत्र में काम करे। इसी प्रकार एक देश और दूसरे देश के द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो शक्ति को प्रयोग में लाने की जो पद्धतियां हैं वो समझाना है, प्रलोभन है, दंड और शक्ति, ये सारे के सारे जो है ये शक्ति के प्रयोग करने की पद्धतियाँ हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि शक्ति की अवधारणा क्या है, शक्ति जो है उसके कितने प्रकार पाए जाते हैं और शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से होता है ये भी हमने देखा।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप तैयार कीजिए। और हैरोल्ड लासवेल के विचार भी हमने देखे, तो अगर कोई दिक्कत आती है तो हम इस पे मिलेंगे तो एक बार और चर्चा करेंगे। लेकिन ये तीनों ही जो अवधारणाएं हैं आपके सिलेबस ये महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट्स तैयार करें, छोटे बड़े सवाल इसमें से आते हैं। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।